मैं राम अवतार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बीए प्रथम वर्ष के भारतीय राजनीतिक विचारक प्रश्न पत्र के अंतर्गत मनु के विचार के अंतर्गत राष्ट्रों के संबंधों का अध्ययन करना चाहेंगे, जिसे मनु ने परराष्ट्र संबंधों के नाम से संबोधित किया है। मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति में राज्य की उत्पत्ति के ऊपर अपने विचार दिए, साथ ही साथ सामाजिक संबंधों के ऊपर अपने विचार रखे और मनुस्मृति के अंतर्गत परराष्ट्र संबंधों के अध्ययन पर भी जोर दिया है। मनु ने न केवल आंतरिक प्रशासन पर जोर दिया, वरन बाहरी संबंधों के निर्धारण के लिए भी दो प्रमुख सिद्धांतों का उन्होंने जिक्र किया, जिसे हम मंडल सिद्धांत के नाम से या सारगुण नीति के नाम से जानते हैं। अर्थात मंडल का अर्थ है एक समूह, अर्थात इस समूह का निर्माण कर संबंधों का संचालन करना, और साथ ही साथ 6 लक्षणों वाली एक नीति के आधार पर संबंधों को संचालित करना। अतः हम मंडल सिद्धांतों के अनुसार राजा को महत्वाकांक्षी होना ही चाहिए तथा उसे अपने क्षेत्र विस्तार के लिए निरंतर प्रयत्नशील, संघर्षशील एवं तत्पर रहना होगा। राजा को मंडल सिद्धांत के आधार पर दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से संबंध बनाने होंगे, और मंडल सिद्धांत के अनुसार ही जो संबंध राजाओं के मध्य होंगे उसमें 12 राजाओं का एक समूह होगा, और इस समूह के केंद्र में जो राजा होगा उस राजा का नाम वीजू गीसु होगा, अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला या महत्वाकांक्षी राजा। और ये 12 राज्य मिलकर के 72 प्रकार के संबंधों का निर्धारण करते हैं, जिसे प्रकृति शब्द से संबोधित किया जाता है। अतः मंडल सिद्धांत के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ इस तरीके से संबंध बनाकर अपने संबंधों का संचालन करते हैं या उनका निर्धारण करते हैं, क्योंकि मंडल एक समूह है और समूह में 12 राज्यों का एक संगठन है, और ये 12 राज्य 72 प्रकार से संबंधों का निर्धारण करते हैं। 12 राज्यों का मंडल सिद्धांत निम्न प्रकार से है, जिसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि जैसे बीच में जो राज्य है, मिडिल में जो राज्य है, वह 5वें नंबर पर होगा, जिसे हम वीजू गीसु राजा के नाम से या यूँ कहें कि महत्वाकांक्षी राजा के नाम से संबोधित कर सकते हैं, जो स्वयं राजा होगा। इसके सामने वाले राज्यों की स्थिति इस प्रकार से होगी, जैसे हम देखते हैं है अरि। यहाँ अरि का अर्थ हुआ शत्रु। ये सामने वाले की स्थिति है, राजा के सामने वाली स्थिति, जिसमें एक राजा है अरि। यहाँ अरि का अर्थ हुआ शत्रु, अर्थात आपकी सीमा से लगने वाले दूसरे राज्य की सीमा का राजा जो हमेशा आपका शत्रु होगा। इसके बाद जो अगला राजा होगा वो होगा अरिशत्रु, अर्थात यह आपका मित्र होगा, क्योंकि
इसकी सीमा आपके शत्रु के साथ लगती है और ये 6 नंबर और 7वें नंबर पर स्थित जो राज्य हैं, ये राज्य आपस में शत्रु होंगे। जब ये राज्य शत्रु होंगे तो आपके राज्य के दृष्टिकोण से जो अरिशत्रु है वो आपका मित्र होगा। और अरिमित्र, यहाँ अरिमित्र का अर्थ हुआ ये है जो आपका शत्रु है उसका मित्र होगा, और ये आपके मित्र का शत्रु होगा, जो क्रम नंबर 8 पर आता है। उसके बाद आता है अरिशत्रु मित्र। इसका अर्थ हुआ कि ये राज्य जो है आपके मित्र का शत्रु है, परंतु ये आपका मित्र हो सकता है। तो अरिशत्रु मित्र, यह अरिशत्रु मित्र का अर्थ हुआ ये आपका मित्र है, अर्थात क्योंकि ये आपके शत्रु का मित्र की सीमा के नज़दीक वाला राज्य है जो आपका मित्र होगा। अगला बिंदु आता है अरिमित्र मित्र, अर्थात 10वें नंबर पर जो राज्य है अरिमित्र मित्र, यह आपके मित्र की सीमा के निकटवर्ती राज्य होने के कारण आपस में इन दोनों के बीच में शत्रुता होगी, और जो इस वजह से ये 6 नंबर पर जो अरिमित्र जो शत्रु है आपका, उसका ये मित्र होगा। तो अरि मित्र मित्र अर्थात अरि के मित्र का ये मित्र है। उसके बाद आता है नंबर के आधार पर हमने 11 और 12, इसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं पीठ पीछे के शत्रु या मित्र, अर्थात पीठ पीछे के मित्र शत्रु के लिए मनुस्मृति में पाषाण ग्रह अर्थात पीठ पीछे का मित्र, और यहाँ आता है अगला पीठ पीछे का शत्रु, उसको कहा गया है आक्रांता, जो आपका पीठ पीछे का शत्रु है, मित्र है। पाषाण ग्रह यह आपका शत्रु होगा और आक्रांता यह आपका मित्र होगा, क्योंकि पाषाण ग्रह की सीमा आपके राज से लग रही है और सीमा राज से लगने के कारण ये आपका शत्रु होगा, क्योंकि ये भी महत्वाकांक्षी हो सकता है और महत्वाकांक्षी आप भी हो सकते हैं। इसलिए महत्वाकांक्षाओं के टकराव के परिणाम स्वरूप दोनों में शत्रुता बन जाती है। तो अगला आता है पाषाण ग्रह सार, अर्थात ये आपके शत्रु का मित्र होगा, क्योंकि आक्रांता की सीमा पाषाण ग्रह सार के साथ लगती है, और पाषाण ग्रह सार के साथ लगती है तो ये आपका शत्रु होगा। अगला आता आक्रांता सार, अर्थात पाषाण ग्रह सार की सीमा आक्रांता सार के साथ लगती है, इस वजह से ये दोनों आपस में शत्रु होंगे। तो आक्रांता सार आक्रांता का मित्र होगा और आक्रांता बीजुगिसु का मित्र होगा। इस प्रकार से बीजुगिसु, आक्रांता और आक्रांता सार ये तीनों मित्र होंगे। अब आई बारी 11 नंबर और 12 नंबर की। तो हम देखते हैं 11 नंबर पर है मध्यम राज्य, अर्थात यह राज्य वह राज्य है जो बीजुगिसु राज्य और अरि राज्य के मध्य में स्थित होता है, और ये राज्य हमेशा इन दोनों राज्यों के साथ शत्रुता भी होती है और कई बार मित्रता भी होती है। ये मध्यम राज्य है और ये शक्तिशाली राज्य होता है। ये राज्य बीजिगुसु राज्य को भी हरा सकता है और अरि राज्य को भी हरा सकता है, अर्थात यह है मध्यम राज्य, इन दोनों के साथ मित्रता भी रखता है, शत्रुता भी रखता है और सामूहिक रूप से इनका मुकाबला भी कर सकता है। अगला आता है, और ये मध्यम राज्य हमेशा इन राज्यों की स्थिति के अंतर्गत राजनीति में सम्मिलित होता रहता है। अगला बिंदु आता है उदासीन राज्य। उदासीन राज्य वह राज्य है जो इन राज्यों की राजनीति से अपने आप को अलग रखता है, दूर रखता है। इस राजनीति में किसी प्रकार से वो हिस्सा नहीं लेता है, अर्थात उदासीन राज्य वह राज्य है जो सामूहिक रूप से भी इन सभी राज्यों को हरा सकता है। सामूहिक रूप से
इन सभी राज्यों का युद्ध में मुकाबला कर सकता है। अतः उदासीन राज्य इन राज्यों की संबंधों से अपने आप को विलग रखता है, दूर रखता है, परंतु परिस्थितिवश वह इनकी राजनीति का मुकाबला कर सकता है, सामूहिक रूप से इनका सामना कर सकता है। इस प्रकार से 12 राज्यों के संबंधों का निर्धारण होता है। अगला बिंदु आता है सारगुण नीति, अर्थात जिसके अंतर्गत 6 गुणों की नीति होती है, 6 लक्षणों वाली नीति होती है, जिसमें एक बिंदु आता है संधि। संधि का अर्थ हुआ मित्रता करना, समझौता करना, अर्थात दो राज्यों के संबंध के बीच में मित्रता पैदा करना। विग्रह का अर्थ हुआ बांटना। यान का अर्थ हुआ आक्रमण करना। आसन का मतलब बैठ जाना। दैदी भाव का अर्थ हुआ सेना को दो भागों में बांटना। संश्रय का मतलब हुआ किसी के आश्रय में चले जाना। अर्थात हम अब देखते हैं कि दो राज्यों के बीच में जब आपस में शत्रुतापूर्ण स्थिति हो तो वहाँ दोनों राज्यों के बीच में संबंधों को स्थापित करने के लिए कई बार संधि मित्रता के आधार पर संबंध सुधारे जा सकते हैं। युद्ध के स्थिति के वातावरण में भी संधि की जा सकती है। विग्रह का अर्थ हुआ कि सामने वाले राज्य की स्थिति को देख करके आपको उसके सामने बंटवारे का प्रस्ताव, अर्थात उसके राज्य में विग्रह कराने का, उसके राज्य में ऐसी स्थिति पैदा कर देना जिससे कि वहाँ एक प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। अगला बिंदु आता है यान। यान का अर्थ हुआ शत्रु के ऊपर आक्रमण करना। शत्रुता के लिए, युद्ध के लिए प्रयत्न कर रहा है तो आप भी उसके ऊपर आक्रमण के लिए तत्पर रहें। यहाँ यान का अर्थ हुआ रण क्षेत्र में जाकर के युद्ध का सामना करना। आसन का अर्थ हुआ बैठ जाना, इंतजार करना, अर्थात शत्रु के ऊपर आप आगे से आक्रमण न करके उसका इंतजार करते रहें। उसकी स्थितियों को ध्यान में रख करके आप युद्ध नीति का निर्माण करें और इंतजार करके जब परिस्थिति आपके अनुकूल हों उस समय आप आक्रमण करें। दैदी भाव का अर्थ हुआ कि शत्रु की सेना के ऊपर आप जब आक्रमण करें तो आपकी सेना को दो भागों में आप बांट लें। दैदी भाव अर्थात सेना को दो भागों में बांट करके एक सेना को आक्रमण के लिए आगे भेजना और दूसरी सेना को आपके पास रखना। जैसे ही युद्ध में स्थिति परिणाम की तरफ पहुंचने लगती है उसी समय आप आपकी उस सेना को युद्ध से हटा करके इस सेना को दूसरे सेना के भाग को युद्ध के लिए भेज देना, जिससे कि आपकी ताकत एक साथ ऊर्जावान सेना के साथ युद्ध में जब आएगी तो आपकी स्थिति मजबूत हो जाएगी और युद्ध में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अगला बिंदु आता है संश्रय। संशय का अर्थ हुआ कि सामने वाले राज्य की स्थिति को देख करके आप उसकी शरण में चले जाएं, अर्थात आप उसका युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकते, आप उसका किसी प्रकार से सामना नहीं कर सकते, तो अपने आप को मजबूती के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए समय और परिस्थिति आपके अनुकूल न हो, ऐसी स्थिति में आप शक्तिशाली राजा की शरण में चले जाना ही अपने आप की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक समझ सकते हैं। अतः संशय लेना या किसी शक्तिशाली राजा के आश्रय में चले जाना। अगला बिंदु आता है उपाय। उपाय 4 प्रकार के होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। अर्थात आप साम का मतलब हो समझा बुझा करके आप समझौता करें। दाम का अर्थ हुआ कुछ ले दे करके आप समझौता करें। भेद का अर्थ हुआ कि वहाँ की स्थितियों को जान करके या गृह युद्ध के माध्यम से या कुछ इस प्रकार से स्थिति बनाएं जिससे कि आप सामने वाले राज्य की स्थिति को कमज़ोर कर सकें। अगला बिंदु आता है दंड का, अर्थात युद्ध के द्वारा दंड दे करके युद्ध के द्वारा अपने स्थिति को मजबूत कर युद्ध का सहारा लेना। अगला बिंदु आता है परराष्ट्र नीति एवं राजनयिक नीति 2 प्रकार की होती है, दूर व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था। दूत व्यवस्था के माध्यम से भी परराष्ट्र संबंधों का निर्धारण किया जाता है।
दूत व्यवस्था के अंतर्गत एक राजा दूसरे राज्य के यहाँ अपने दूत की नियुक्ति कर स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, एवं गुप्तचरों के माध्यम से भी सामने राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिससे कि अपने राज्य को सुरक्षित रख सकें। अतः इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परराष्ट्र संबंधों के निर्धारण के लिए, परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए राजा को हमेशा मंडल सिद्धांत के आधार पर और सार्वनीति के आधार पर या उपायों के आधार पर या गुप्तचर के आधार पर संबंध बना करके महत्वाकांक्षी विजिगीषु की इच्छा को पूरा किया जा सके, अपने राज्य को सुरक्षित, संरक्षित और शक्तिशाली बनाया जा सके। इसके लिए राजा को हमेशा तत्पर रहना होगा। धन्यवाद।